हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर माइनर पेपर 6 हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। आपको माइनर पेपर 6 में 3 ही यूनिट पढ़ना है सिर्फ, तो तीनों यूनिट से कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम है तो थोड़ा हेल्प हो जाएगा आप सभी का। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो को अंत तक देखना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, साहित्य का स्वरूप क्या है, इसके प्रमुख तत्वों की व्याख्या करना है आपको। तो साहित्य मानव जीवन की भावनाओं, विचारों और अनुभवों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं होता है बल्कि समाज, संस्कृति और मानव मन का दर्पण होता है। तो साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जीवन को समझना और सुधारना भी होता है। तो साहित्य में लेखक अपने विचार को सुंदर और प्रभावशाली भाषा में लिखते भी हैं, यानी प्रस्तुत करते हैं। तो साहित्य के प्रमुख तत्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तत्व होता है भाव या अनुभूति, जो लेखक के मन की गहराई से निकलता है। तो दूसरा तत्व है कल्पना, जो वास्तविकता को कलात्मक रूप देती है। और तीसरा तत्व है भाषा, जो साहित्य को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। और चौथा तत्व है शैली, जिससे साहित्य आकर्षक और प्रभावशाली बनता है। तो भारतीय मत के अनुसार साहित्य सत्य शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति है, जबकि पाश्चात्य मन इसे मानव अनुभवों की कलात्मक प्रस्तुति माना जाता है। तो ये था आपका साहित्य का स्वरूप और इसका कुछ तत्व के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो अगला सवाल पूछा गया कि भारतीय और पाश्चात्य मत के अनुसार साहित्य की परिभाषा आपको देना है। तो भारतीय मत के अनुसार साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं होता है, बल्कि यह जीवन को सत्य, शिव और सुंदर की ओर ले जाने वाला शक्ति है। तो आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा कि साहित्य क्या है। तो भारतीय परंपरा में साहित्य को आत्मा की अभिव्यक्ति माना गया है और यह मानव जीवन को नैतिक और आध्यात्मिक रूप से उन्नत करता है। पश्चात मन के अनुसार साहित्य मानव अनुभवों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। इसमें लेखक अपने विचार, भाव और कल्पना को कला के रूप में प्रस्तुत करते हैं, मतलब कला के रूप में दिखाते हैं। और ये कुछ विद्वानों का यहाँ पे नाम लिखा गया है जो कि आपको याद कर लेना है। तो ये सब विद्वान ने साहित्य को जीवन का प्रतिबिंब माना है। तो इस प्रकार दोनों मतों में अंतर होते हुए भी दोनों साहित्य को मानव जीवन से जोड़ते हैं। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य के प्रमुख विधाओं का समान परिचय दीजिए। हिंदी साहित्य की कई प्रमुख विधाएं हैं जिनका विकास समय के साथ ही हुआ है। इसमें पद, गद्य और उनके विभिन्न रूप शामिल है। पद में कविता है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, मुक्त काव्य है। और जब बात करें हम गद्य की, तो गद्य में उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध ये सब होता है इसमें। तो इन विधाओं का उद्देश्य मानव जीवन के लिए विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करना है। तो कविता भावनाओं को व्यक्त करती है, उपन्यास जीवन की व्यापक कहानी बताती है और कहानी छोटे अनुभवों को दिखाती है। और नाटक मंच पर प्रस्तुत होकर के समाज को संदेश भी देती है। तो कहानी के माध्यम से ही हम समाज को, नाटक के माध्यम से ही समाज को संदेश देते हैं। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्ति काव्य में अंतर आपको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाकाव्य की। तो महाकाव्य वह काव्य होता है जिसमें किसी बड़े नायक के जीवन और उसके महान कार्यों का विस्तृत वर्णन होता है। यह लंबा और विस्तृत भी होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए रामचरितमानस। अगर हम बात करें खंड काव्य की, तो खंड काव्य महाकाव्य का ही छोटा रूप होता है, मतलब इसी का छोटा भाई है खंड काव्य, जिसमें किसी एक घटना या प्रसंग का वर्णन होता है। इसमें विस्तार कम होता है लेकिन भाव गहरा होता है, यानी फीलिंग इसमें गहरा होता है पर शॉर्ट में लिखा हुआ रहता है। अगर हम बात करें मुक्त काव्य की, तो मुक्त काव्य स्वतंत्र छंदों में लिखा जाता है जिसमें प्रत्येक कविता स्वतंत्र अर्थ रखती है। तो इसमें क्रमबद्ध कहानी नहीं होता है, बल्कि
इस प्रकार तीनों काव्य रूपों में संरचना और विस्तार के आधार पर अंतर है। अगला सवाल है कि चंपू काव्य और स्फुट काव्य क्या है। तो चंपू काव्य का मतलब होता है कि वह साहित्यिक विधा है जिसमें गद्य और पद दोनों इसमें शामिल होता है, दोनों का मिश्रण होता है। तो इसमें कथा को कभी गद्य में तो कभी पद में प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो ये जो शैली है, ये शैली संस्कृति और प्राचीन हिंदी साहित्य में अधिक लोकप्रिय है, मतलब इन सब जगहों पर ये फेमस है। प्राचीन हिंदी में और संस्कृति में फेमस है। स्फुट काव्य की बात करें तो ये छोटे छोटे स्वतंत्र काव्य होते हैं जिनमें किसी विशेष भाव या विचार को संक्षेप में व्यक्त किया जाता है और इसमें कोई लंबा कथा नहीं होती है, बल्कि ये अधिकतर नीति, भक्ति और श्रृंगार भाव पर आधारित होता है। अब अगला सवाल है, आपका यूनिट 2 से सवाल पूछा गया है कि गीत काव्य और प्रगीत काव्य को समझाना है आपको। तो गीत काव्य वो काव्य होता है जिसमें भावनाओं की प्रधानता होती है और इसे संगीतात्मक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। तो इसमें कभी अपने व्यक्तिगत भाव जैसे कि प्रेम को, करुणा को, विरह को, ये सब क्या करते हैं, दिखाते हैं उसमें। अगर हम बात करें प्रगति काव्य की, तो प्रगति काव्य गीत काव्य का ही विकसित रूप होता है जिसमें भाव अधिक गहराई और संगीतात्मकता के साथ प्रस्तुत किए जाते हैं और ये काव्य अधिक भाव प्रधान होता है और इसमें लय और राग का विशेष महत्व भी होता है। अगला सवाल है कि नई कविता और नौ गीत में क्या विशेषता है। तो नई कविता आधुनिक हिंदी कविता का स्वरूप है जिसमें क्या होता है कि परंपरागत नियमों का पालन नहीं किया जाता है। इसमें स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अनुभव और आधुनिक जीवन की समस्या का भी चित्रण किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है। नौ गीत आधुनिक गीतों का स्वरूप है जिसमें पारंपरिक गीतों का भावनात्मक और आधुनिकता का मिश्रण होता है और इसमें क्या होता है कि सरल भाषा और संगीतात्मकता होती है जो आम लोगों के जीवन से जुड़ी हुई होती है। अगला सवाल पूछा गया है कि उपन्यास और कहानी में अंतर स्पष्ट करना है आपको। तो उपन्यास क्या चीज़ है। तो उपन्यास एक लंबी गद्य रचना होती है जिसमें क्या होता है कि जीवन के अनेक पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया जाता है, मतलब डिटेल में वर्णन किया जाता है, लिखा जाता है। इसमें कई पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां दिखाई जाती है उपन्यास में। कहानी का क्या मतलब है। कहानी का मतलब है कि कहानी छोटी गद्य रचना होती है जिसमें क्या होता है कि एक मुख्य घटना या विचार को प्रस्तुत किया जाता है और इसमें पात्र कम होते हैं और कथानक सरल होता है। तो इसी प्रकार उपन्यास विस्तृत होता है, जबकि कहानी की बात करें तो कहानी शॉर्ट में यानी संक्षिप्त में लिखा हुआ रहता है। अब हम बात करेंगे नाटक और एकांकी की। तो नाटक एक विस्तृत रंगमंचीय विधा है जिसमें कई अंक और दृश्य होते हैं। इसमें कथा लंबी और जटिल भी होती है, जैसा कि आप नाटक देखते होंगे फेस्टिवल के टाइम में, मेला के टाइम में देखने को आपको मिलता है। तो वही सब बात यहाँ पे लिखना है। तो एकांकी नाटक का संक्षिप्त रूप है। एकांकी क्या है, नाटक का ही संक्षिप्त रूप है जिसमें केवल एक अंक होता है और इसमें एक ही मुख्य घटना या विषय को प्रस्तुत किया जाता है और यह कम समय में समाप्त हो जाता है और संदेश स्पष्ट होता है। अब हम बात करेंगे निबंध की और आलोचना की। तो निबंध का क्या मतलब है कि निबंध का मतलब है कि निबंध एक गद्य रचना होता है जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचार रखते हैं। क्रमबद्ध रूप से इसको प्रस्तुत किया जाता है, मतलब सीरियल वाइज इसको लिखा जाता है। तो इसमें व्यक्तिगत विचार और शैली का महत्व भी होता है। और आलोचना वह साहित्यिक विधा है जिसमें किसी कृति का मूल्यांकन किया जाता है और इसमें लेखक उस कृति की इच्छाओं और कमियों का विश्लेषण करता है। यात्रा वृत्तांत का महत्व आपको बताना है, इसको तो आपको रीड कर लेना है। हम बताते हैं पत्र साहित्य, डायरी और रिपोर्टाज का परिचय देना है आपको। तो अब अगला टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो पत्र साहित्य हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधा है जिसमें विचार, भावना और सूचना को पत्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है।
तो ये व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार का होता है। पुराने समय में पत्र साहित्य संचार का मुख्य साधन था। मतलब पुराने समय में हम क्या करते थे कि जो भी हमें न्यूज़, या मेरा मतलब है कि मैसेज पहुंचाना होता था रिलेटिव्स के यहाँ, दोस्त के यहाँ, तो वो हम क्या करते थे कि पत्र लिखते थे, उस माध्यम से ही हम पहुंचाते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या होता है कि मोबाइल खोलो और आसानी तरीके से 1 सेकंड में ही मैसेज पहुंच जाता है। तो पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। तो आज भी साहित्य में इसका विशेष महत्व है। अब हम बात करेंगे डायरी की। तो डायरी लेखन वह विधि होता है जिसमें व्यक्ति अपने दैनिक अनुभव को, यानी डेली लाइफ में क्या क्या हुआ वो सब हम अपने डायरी में लिखते हैं। विचार को या फिर कोई घटना जो कि नियमित रूप से लिखा जाता है, तो हम अपनी डायरी में यही सब तो लिखते हैं। तो यह पूरी तरह व्यक्तिगत होता है और लेखक के मनोभावों में सीधे व्यक्त करती है। अब हम बात करेंगे रिपोर्टाज की। तो रिपोर्टाज एक पत्रकारिता अधिकारित साहित्य विधा है जिसमें किसी घटना, स्थान और स्थिति का वास्तविक और जीवंत वर्णन किया जाता है। इसमें लेखक प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर विवरण प्रस्तुत करता है। अगला सवाल पूछा गया है, रेखा चित्र, आत्मकथा, संस्मरण और जीवनी को समझाना है आपको। तो रेखा चित्र हो या शब्द चित्र वह साहित्यिक विधा है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या दर्शन का शब्दों के माध्यम से चित्रण किया जाता है और इसमें विस्तार कम होता है लेकिन प्रभाव गहरा होता है। अगर हम बात करें आत्मकथा की, तो आत्मकथा वह लेखन है जिसमें लेखक अपने जीवन की कहानी स्वयं ही लिखते हैं। मतलब अपने जीवन की कहानी खुद ही लिखते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आत्मकथा। संस्मरण की अगर हम बात करें तो संस्मरण में लेखक अपने जीवन की विशेष और यादगार अनुभवों को लिखता है। मतलब जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है और यादगार चीज़ें होती है लेखक के जीवन में, उसके बारे में लिखा जाता है संस्मरण में। जीवनी की बात करें तो जीवनी वह लेखन है जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का विस्तृत वर्णन किया जाता है। मतलब कोई और व्यक्ति के बारे में या किसी और व्यक्ति के ऊपर क्या किया जाता है कि डिटेल में उसके जीवन और उसकी लाइफ के बारे में लिखा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीवनी बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको लिखना था। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब अगला टॉपिक आपका दिया गया है साहित्यिक विधाओं में अंतर। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया महाकाव्य और खंड काव्य में क्या अंतर है। तो महाकाव्य एक विस्तृत काव्य रूप है जिसमें किसी महान नायक के जीवन, संघर्ष और कार्यों का विस्तृत वर्णन होता है। इसमें अनेक घटना, पात्र और भाव होता है और ये लंबा और गंभीर भी होता है। तो खंड काव्य महाकाव्य का ही संक्षिप्त रूप होता है। मतलब इसका छोटा भाई है खंड काव्य, जिसमें किसी एक विशेष घटना या प्रसंग का वर्णन किया जाता है। तो इसमें विस्तार कम होता है लेकिन भाव अधिक केंद्रित होता है। तो इसी प्रकार महाकाव्य व्यापक होता है जबकि खंड काव्य सीमित और संक्षिप्त होता है। अब अगला सवाल प्रबंधन काव्य और मुक्तक काव्य के बारे में पूछा गया है। तो प्रबंधन काव्य वह काव्य होता है जिसमें पूरी कथा को क्या किया जाता है, सीरियल वाइज लिखा जाता है, क्रमबद्ध रूप में लिखा जाता है। इसमें शुरुआत, मध्य और अंत स्पष्ट होता है कि शुरुआत में क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है और अंत में क्या लिखना है। ये तीनों चीज़ इसमें क्या होता है कि स्पष्ट रहता है। अब हम बात करें मुक्तक काव्य की। तो मुक्तक काव्य स्वतंत्र छंदों का संग्रह होता है जिसमें प्रत्येक पद स्वतंत्र अर्थ रखता है। इसमें कोई निश्चित कथा नहीं होती है। तो यही अंतर था इन दोनों में। अब हम आगे बढ़ते हैं, उपन्यास के बारे में पूछा गया है। उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है, ये तो हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये आपको रीड कर लेना है। अब आपको नाटक और एकांकी के बारे में जानना है। तो नाटक एक विस्तृत रंगमंचीय विधा है, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। अब अगला सवाल है कि संस्मरण और यात्रा वृत्तांत में क्या अंतर है। तो संस्मरण वह साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन की पुरानी यादगार घटनाओं को लिखता है। और यात्रा वृत्तांत की बात करें तो वह लेखन है जिसमें लेखक अपनी यात्रा के अनुभवों, स्थानों और लोगों का वर्णन करता है। तो यही अंतर था इन दोनों में भी। अब अगला है जीवनी और आत्मकथा में अंतर।
जीवनी के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि हम जीवनी के बारे में आपको बताए कि जीवनी में क्या होता है कि किसी अन्य व्यक्ति के जीवन का विस्तार वर्णन किया जाता है, विस्तृत में लिखा जाता है। आत्मकथा मतलब अपने स्वयं के जीवन के बारे में ही खुद ही लिखना, उसको आत्मकथा बोलते हैं। रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है? तो रेखा चित्र या शब्द चित्र में किसी वस्तु या दर्शन का संक्षिप्त और कलात्मक वर्णन किया जाता है, और संस्मरण में लेखक अपने जीवन की यादगार घटनाओं का विस्तृत में लिखता है। हिंदी साहित्य में पत्र साहित्य का क्या महत्व होता है? ये आपको जानना है कि पत्र साहित्य हिंदी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें विचार, भावना और सूचना को पत्र के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आई थिंक ये भी पढ़ा हुआ शायद है, तो आपको पढ़ लेना है। डायरी लेखन की आपको विशेषता बतानी है। तो डायरी लेखन एक व्यक्तिगत साहित्य विधा है, जिसमें व्यक्ति को अपने दैनिक अनुभव और विचार और घटना को नियमित रूप से लिखी जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये पूरी तरह निजी होता है, और इसमें लेखक अपने मन की बात खुल करके लिखता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप भी डायरी लिखते हैं, तो ये क्या होता है कि ये आपका खुद का डायरी होता है, मतलब आपका निजी ही होता है। इसमें आप खुल करके कुछ भी लिख सकते हैं, जो मन सो लिख सकते हैं, अपने डेली लाइफ के बारे में चाहे जो करे सो लिख सकते हैं। आप अपनी डायरी में लिखते भी होंगे। तो डायरी में समय और तिथि का विशेष महत्व भी होता है। लोग समय और तिथि इसीलिए लिखते हैं ताकि उनको याद रहे कि कब ये क्या चीज़ हुआ था, इसीलिए डायरी में लोग अक्सर लिखते ही हैं। तो इसमें भाषा सरल और सहज भी होती है, तो अपने लैंग्वेज में लोग कुछ भी लिख देते हैं, जो मन करे सो लिख देते हैं। तो यही इसका महत्व था, आपको याद रखना है। अब जानेंगे हम रिपोर्टाज क्या होता है। रिपोर्टाज क्या है और इसका लक्षण आपको बताना है। तो रिपोर्टाज आधुनिक हिंदी गद्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें किसी घटना, स्थान और स्थिति का वास्तविक और जीवंत वर्णन किया जाता है। तो ये पत्रकारिता और साहित्य का मिश्रण होता है, और इसके प्रमुख लक्षणों में प्रत्यक्ष अनुभव, यथार्थ चित्रण, सरल भाषा और घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण शामिल है। तो इसमें लेखक घटना स्थल पर जाकर के जानकारी एकत्र करता है और उसे साहित्यिक शैली में प्रस्तुत भी करता है। अब अगला सवाल, रेखाचित्र। रेखाचित्र के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसको आपको रीड कर लेना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं महाकाव्य के बारे में, और प्रबंध काव्य में क्या अंतर है, ये भी हम आपको पढ़ा दिए। अब अगला सवाल है मुक्ता काव्य और गीति काव्य, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नोवेल और ड्रामा के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से आपको देख लेना है, एक बार बस रीड कर लेना है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो रीड कर लेना है। कहानी और एकांकी के बारे में भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। जीवनी और संस्मरण के बारे में भी हो चुका है। और उसके बाद आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर है, आत्मकथा और जीवनी के बारे में यहाँ से देख लेना है। स्केच और वर्ड पिक्चर यानी रेखा चित्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपको दिया गया है शब्द चित्र के बारे में। तो शब्द चित्र क्या होता है यहाँ से जान लेना है पहले। तो रेखा चित्र और शब्द चित्र साहित्य को जीवंत और आकर्षक बनाते हैं। इनके माध्यम से लेखक किसी व्यक्ति या दर्शन को इस तरह प्रस्तुत करता है कि वह पाठक के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो ये विधाएं साहित्य में कलात्मकता और भावनात्मकता बढ़ाती है, और इनसे पाठक की कल्पना शक्ति और विकसित होती है, और साहित्य अधिक प्रभावशाली बन जाता है। तो जितना भी टॉपिक पढ़ाना था आपको यूनिट 1 से लेकर के 3 तक, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है सारा क्वेश्चन। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थोड़ा भी हेल्प हो जाएगा इससे तो बहुत अच्छी बात है। तो क्लास कैसा लगा कमेंट में बता देना है। बाकी आपका एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट में बता देना है। 6th सेमेस्टर में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है, आपको कौन सा क्लास चाहिए, क्या हेल्प चाहिए, सब कुछ कमेंट में शेयर कर देना है। तो चलिए क्लास को एंड करते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक, आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा।